आओ 11 बजे बैठो, हंगामा करो, 12 बजे फिर हंगामा करो, 2 बजे फिर हंगामा करो, घर चले जाओ। कहीं जीजा नाराज, कहीं फूफा नाराज, कहीं मामा ने तमाशा कर रखा है और बेटी का बाप सबको मनाता फिर रहा है। फूफा बनने की जो शुरुआत होती है वो जीजा से होती है। हाँ, क्या बात है। क्योंकि उसको बिगाड़ने का काम जो है वो ससुराल पक्ष से है। एक आदमी ऐलान कर रहा है और सामने कब्रिस्तान है और वो कह रहा है कि आपको ये सूचित किया जाता है कि अब तक आप लोगों के नाम वोटर लिस्ट में थे, अब आप वोट नहीं डाल पाएंगे क्योंकि एसआईआर में आपका नाम नहीं है। नई दिल्ली विधानसभा चुनाव में ये एक सवाल उठा था कि प्रवेश वर्मा के घर पे जो सरकारी आवास है उस पे 35 वोट जुड़ गए। तो मैं अंदर गई तो मैंने देखा 2 ग्लास रखे हुए थे पानी के। तो मैंने जो लीडर है उनसे पूछा, मैंने कहा कि सर 5 मिनट। कहते हैं ऐश्वर्या, मैंने पूरी राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी तो एटम बम के नाम से तो पहले हमें लग रहा था कि भाई शायद हमें बंकर बनाने पड़ेंगे। डिनर पे तमाम लोग मिले, वो दरअसल राहुल गांधी की हाउस वार्मिंग सेरेमनी थी। एक कांग्रेस के बहुत क्लोज टू द गांधी फैमिली बहुत तेजी से निकल रहे थे। यूजुअली वो बहुत आराम से निकलते हैं, तो वो तेजी से निकले तो मुझे रियलाइज हुआ कि कुछ तो है, कहीं तो भाग रहे हैं। तो मैं भी भागी। तो मैंने बोला कि आप तेजी में जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? तो कहते हैं आई एम गोइंग टू राहुल्स हाउस। दूध में मक्खी गिर जाए तो दूध फेंक दिया जाता है, लेकिन घी में मक्खी गिर जाए तो मक्खी उठाकर फेंक दी जाती है, घी कोई नहीं फेंकता। प्रियंका गांधी गाड़ी का वेट कर रही थी, मकर द्वार पे ऊपर खड़ी हुई थी, 3 सीढ़ी बस उतरी थी। राजनाथ जी उतर रहे थे। राजनाथ जी ने 2 कदम लिया, उन्होंने प्रियंका गांधी को देखा तो प्रियंका जी ने बोला राजनाथ जी नमस्ते। तो राजनाथ जी रुक गए। रिपोर्टर्स ऑफ एयर। भारत में शुरू से ही संसद का सत्र घर में बेटी की शादी जैसा होता है, जिसमें बारात देखने का उत्साह भी होता है, चहल पहल होती है, हर तरफ उत्साह उमंग का वातावरण होता है। लेकिन इसके साथ ही कहीं फूफा नाराज, कहीं मामा तमाशा कर रहा है, कहीं जीजा ने मुंह फुला रखा है। सबको संभालता हुआ जब बेटी का बाप ये सोचता है कि किसी तरह बारात अपने घर चली जाए, यानी बारात विदा हो जाए और इसके बाद वो इससे नक्की हो, तो सरकार की स्थिति वैसी ही होती है। संसद का सत्र, इसके बीच बारिश का तो अभाव है, पावस तो नहीं है, पावस सत्र आगे बढ़ रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बढ़ने के बजाय वो एक जगह थमा हुआ है। हम रिपोर्टर ऑफ एयर के इस एपिसोड में आपसे इन्हीं सारी चीजों पर चर्चा करेंगे कि कैसे संसद के सत्र में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या रंग हैं। हमारे साथ आज मैं हूं इसका सूत्रधार संजय शर्मा, नमस्कार करें स्वीकार। राजनीति के यानी संसद के अंदर और बाहर के दिग्गज रिपोर्टर्स मौजूद हैं, जिसमें ऐश्वर्या पालीवाल, इनसे आप पहले ही मिल चुके हैं। हिमांशु मिश्रा हैं हमारे साथ, जिनकी राजनीति की हर धड़कन पर नजर होती है या हर धड़कन पर इनका हाथ होता है, इनको समझ में आता है कि नब्ज कैसी चल रही है। इधर हमारे साथ राहुल गौतम हैं और पीयूष मिश्रा हैं। इन चारों से हम बात करेंगे। लोग चाय पर चर्चा करते हैं, हम 4 से चर्चा करेंगे। रिपोर्टर ऑफ एयर, ये नाम तो ऑफ एयर है, लेकिन सारे रिपोर्टर्स ऑन एयर हैं और वो भी आज तक रेडियो पर, जिसे आप सुनने के साथ साथ देख भी सकते हैं। तो आइए सुनते और देखते हैं कि संसद के पावस सत्र में मकर द्वार पर क्या चलता है और मकर द्वार पर ही ये सब क्यों होता है। ऐश्वर्या पालीवाल, जिनसे हम बात करें, इनकी अधिकतर रिपोर्टिंग आपने मकर द्वार से ही देखी होगी। तो ऐश्वर्या, क्या मकर द्वार ऐसा होता है जहां बारात के सारे या शादी के सारे रूठे हुए फूफा जीजा सब वहीं दिखते हैं? बिल्कुल वहीं दिखते हैं संजय जी। कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसे भी हैं कि एक दूसरे की तरफ देखते भी नहीं है, क्रॉस कर जाते हैं। और कई नेता और एक ही पार्टी के, सबसे मजेदार बात यह है, विपक्ष हो और सत्ता पक्ष हो, विपक्ष हो तो समझ आता है। एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा जो इस बार हुआ, पूरा जो विपक्ष था वो खड़ा हुआ था मकर द्वार पे। रोज डे 1 से वो लोग एसआईआर को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसमें सोनिया गांधी भी हिस्सा ले रही हैं। सोनिया गांधी की गाड़ी आती है। इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी उन्हें गाड़ी से नहीं उतारते। जो सेकंड इन कमांड माने जाते हैं कांग्रेस के अंदर, वो लोग गाड़ी के पास उनका इंतजार करते हैं। मणिकम टैगोर होते हैं, केसी वेणुगोपाल होते हैं, गौरव गोगोई होते हैं। वो लोग फिर मेक श्योर करते हैं कि सोनिया गांधी गाड़ी से उतर जाएं एज की वजह से। और सोनिया गांधी फिर जाके प्रियंका गांधी जहाँ भी खड़ी होती है उनके बाजू में जाके खड़ी होती हैं और एसआईआर के ऊपर प्रोटेस्ट के अंदर अपना नारा देती हैं। कम से कम 10-15 मिनट तक ये चलता है। इस बार सबसे इंटरेस्टिंग था कि बीजेपी की बैठक हो रही थी। वो बैठक खत्म हुई तो वो लगभग 10:45 के आसपास की बात थी। तो पूरा विपक्ष खड़ा है। अब आप सोचिए कि मंजर क्या है
ऐसे यू टर्न सेमी सर्कल के अंदर पूरा विपक्ष खड़ा है, टीएमसी के भी नेता हैं, सपा के भी नेता हैं, पीछे से निकलता है सत्ता पक्ष। सबसे पहले राजनाथ जी, अमित शाह, पीयूष गोयल, निशिकांत दुबे, ये लोग सब पीछे से जा रहे हैं। जैसे ही विपक्ष वालों को रियलाइज हुआ कि अब पीछे से एनडीए वाले लोग सब जा रहे हैं, बीजेपी वाले जा रहे हैं, उन्होंने अपना नारा तेज कर दिया, वो जोर जोर से बोलने लग गए ताकि उनको सुनाई दे। तो वो देखने को जो मिलता है वो आपको मकर द्वार पे ही मिलता है कि किस तरीके से सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में ये जो रूठा मनाई का केस चलता है ये, बट इसके अंदर कुछ बहुत हार्ट वार्मिंग मोमेंट्स भी होते हैं। राजनाथ जी बहुत बड़े बीजेपी के नेता हैं और उनकी जो रिस्पेक्ट है वो अक्रॉस द पार्टीज़ आपको दिखेगी, चाहे समाजवादी पार्टी हो, टीएमसी के नेता हो, वो सब उनको उस तरीके से देखते हैं कि भाई बहुत वरिष्ठ नेता हैं वो। प्रियंका गांधी गाड़ी का वेट कर रही थी, मकर द्वार पे ऊपर खड़ी हुई थी, तीन सीढ़ी बस उतरी थी। राजनाथ जी उतर रहे थे, राजनाथ जी ने 2 कदम लिया, उन्होंने प्रियंका गांधी को देखा तो प्रियंका जी ने बोला राजनाथ जी नमस्ते, तो राजनाथ जी रुक गए, उन्होंने उनकी नमस्ते ली। तो राजनाथ जी ने बोला आपकी तबीयत ठीक है, सब स्वास्थ्य ठीक है, परिवार में सब ठीक है? तो प्रियंका जी ने बोला सब ठीक है। फिर प्रियंका गांधी ने बोला कि राजनाथ जी थोड़ा तो एसआईआर पे कुछ तो चर्चा कराइए। तो राजनाथ जी ने कहा कि आप लोगों को पूरा हक है, आप लोग आइए और बात करिए, आप लोकसभा स्पीकर से बात करिए और अगर कुछ हो सकता है तो देखा जाएगा। तो ये बहुत कॉर्डियल रिलेशनशिप भी आपको वहाँ पे सीढ़ी पे देखने को मिलता है। यानी हमेशा ऐसा ही नहीं होता कि फूफा और मामा ही मिलते हैं, बाकी लोग अच्छे मूड में भी वहाँ पर रहते हैं। कई सारे लोग अच्छे मूड में भी रहते हैं, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग होता है जब पार्टी के अंदर वाले लोग एक दूसरे को नहीं देखते। तो अब हम ये जानना चाहेंगे कि इस मीटिंग के साथ, ये मीटिंग तो इन्होंने बताई कि प्रियंका गांधी और राजनाथ सिंह जी की मुलाकात हुई और कैसी हुई, लेकिन एक और मुलाकात चर्चा में है, राहुल गांधी के घर इंडिया गठबंधन की मुलाकात, यानी उनकी मीटिंग। राहुल के घर की मुलाकात राहुल बताएंगे। संजय सर, दरअसल राहुल गांधी का अब एक नया पता है दिल्ली के अंदर, और वो पता है 5 सुनहरी बाग रोड। बहुत ही खोज और जांच पड़ताल के बाद उसको फाइनल किया गया। जब प्रियंका गांधी वहाँ पर जा रही थी देखने के लिए, तब भी मैं वहाँ पर मौजूद था। और अब कल की जो मीटिंग हुई, आप कह सकते हैं डिनर, पॉलिटिक्स डिनर पे तमाम लोग मिले, वो दरअसल राहुल गांधी की हाउस वार्मिंग सेरेमनी थी। अच्छा। राहुल जी, वो राहुल गांधी चाहते थे कि उनके नए घर के अंदर तमाम लोगों को वो होस्ट करें डिनर के लिए, और इसमें तमाम लोग आए जो दिग्गज लोग हैं, शरद पवार से लेकर उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, कनिमोझी, तकरीबन 24-25 पार्टियों, और इन तमाम लोगों को खुद राहुल गांधी ने पर्सनली कॉल किया था। आखिरी व्यक्ति जो इस पार्टी के अंदर या डिनर के अंदर मौजूद था वो कमल हासन थे, अपनी पार्टी के एकमात्र सांसद हैं, वो भी डीएमके के सपोर्ट से। उनको भी राहुल गांधी ने खुद ही फ़ोन करके बुलाया था। तो तकरीबन 50 नेता वहाँ पर मौजूद थे, फारूक अब्दुल्ला साहब भी वहाँ मौजूद थे। और क्योंकि ये आप कह सकते हैं कि एक राजनीतिक कम पारिवारिक एक आयोजन था, मैंने बताया आपको कि एक तरीके से हाउस वार्मिंग सेरेमनी थी। राहुल गांधी चाहते थे कि तमाम लोगों को होस्ट करें, तो 6 राउंड टेबल्स लगाए गए, 6-7 राउंड टेबल्स लगाए गए। एक राउंड टेबल पर मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी बैठे थे, उनके साथ में फिर कुछ दिग्गज नेता बैठे थे। एक पर राहुल गांधी, एक टेबल पर प्रियंका गांधी, एक टेबल पर सुखविंदर सिंह सुक्खू, हिमाचल के जो मुख्यमंत्री हैं, एक पर रेवंत रेड्डी, एक पर सिद्धरामैया, और ये तमाम लोग नेताओं को लेकर बैठे थे। कोशिश ये थी कि एक पर्सनल रैपो बनाई जाए। मुद्दा आप ये कह सकते हैं, एक और मैं आप बताना चाहूँगा आपको, जो बड़ी पार्टियां थी 5, उसमें कांग्रेस, तृणमूल, डीएमके, समाजवादी पार्टी और शिवसेना उद्धव ठाकरे, इन तमाम पार्टियों को के साथ में आप ये कह सकते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट को लेकर भी चर्चा हुई, और कुल मिलाकर कोशिश की गई कि एक कंसेंस, एक ऐसा व्यक्ति को उम्मीदवार बनाया जाए जो कि तमाम पार्टियों को, कम से कम विपक्ष की पार्टियों को मंजूर हो। तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो डिनर पॉलिटिक्स है या जो ये डिनर डिप्लोमेसी है, इसके थ्रू आगे चलकर साधने की कोशिश। राहुल गांधी ने प्रेजेंटेशन भी दी, एक तस्वीर है, अगर आप संजय जी उसको बड़ा एनालाइज करेंगे क्लोजली, तो उसमें आप देखेंगे राहुल गांधी जैसे कोई मास्टर होता है ना क्लास के अंदर, वो पूरा प्रेजेंटेशन देता है आपको, उस तरीके से वो तमाम चीज़ों को समझा रहे हैं कि देखिए यहाँ पर ये गड़बड़ हुई, वहाँ पर ये गड़बड़ हुई। तमाम लोग उनसे अपनी जैसे
स्टूडेंट्स अपनी क्वेरी पूछते हैं, अपनी क्वेरीज भी पूछ रहे हैं कि सर अच्छा यहाँ पर यहाँ कैसे पकड़ा आपने, वहाँ कैसे पकड़ा। तो कुल मिलाकर राहुल गांधी एक एंकर के तौर पर उभर रहे हैं। वो कोशिश कर रहे हैं कि मैं ना सिर्फ अपने आप को कांग्रेस का नेता की तरह स्टैब्लिश करूं, बल्कि अपने आप को विपक्ष के नेता की तरह भी स्टैब्लिश करूं। और आप देखेंगे कि इस तरीके की जो मीटिंग्स हैं, इंडिया ब्लॉक को रिवाइव करने की जो कोशिश है, अब आप देखेंगे कि और तेज होंगी और मीटिंग्स होंगी। तो इसमें क्या हाउस वार्मिंग में हाउस की भी बातें हुई, सदन की? बिल्कुल हुई सदन की बातें। और वाइस प्रेसिडेंट का जो चुनाव है, क्योंकि 21 तारीख लास्ट डेट है, एनडीए की तरफ से कहा जा रहा है कि 12 तारीख से पहले लग रहा है। हाँ, 12 तारीख तक हम अपना एक उम्मीदवार देंगे। तो जाहिर है ये विपक्ष भी चाहता है कि उनकी तरफ से भी एक उम्मीदवार आए और चुनाव हो। देखिए, नंबर तो सबको मालूम है किसके पास कितने नंबर है, लेकिन कांग्रेस ये चाहती है कि इसको एक आइडियोलॉजिकल बैटल की तरह हम प्रेजेंट करें, संविधान की बात करें, जिन चीज़ों को लेकर हम लोकसभा चुनाव में गए थे उन तमाम चीज़ों की बात करें और एक नैरेटिव बनाए। उसका नतीजा क्या होना है वो तो तमाम लोग जानते हैं, लेकिन इसको इस तरीके से प्रेजेंट किया जाए कि ये हमारी हार तो हमें पता है कि होनी है, लेकिन हम एक मैसेज दे पाएं देश भर के अंदर कि ये लड़ाई हमने अपने उसूलों पर लड़ी या इन चीज़ों पर लड़ी जो कि सरकार दमन कर रही है। राहुल ने मेरा काम आसान कर दिया, क्योंकि जहां मैं उपराष्ट्रपति चुनाव के बारे में जानना चाहता था तो उस पर इसने बैकग्राउंड म्यूजिक बजा दिया है। गाने के बोल क्या होंगे, इसके लिए हम चलेंगे हिमांशु के पास और हिमांशु से जानेंगे कि एनडीए की रणनीति क्या है। लेकिन इससे पहले ऐश्वर्या से हम जानते हैं, ऐश्वर्या के पास कुछ किस्सा है, हमारे सूत्रों ने बताया है। सूत्रों देखो, राहुल ने जो किस्सा सुनाया वो है जब घर में मेहमान आ चुके थे। लेकिन जब घर में मेहमान आते हैं उससे पहले सफाई होती है, बर्तनों की धुलाई होती है और घर को पूरी तरह से सजाया जाता है। ये सजाने का काम और सबकी पसंद को ध्यान रखने का काम किया प्रियंका गांधी ने। स्थगित हुई लोकसभा, मैं अंदर की तरफ खड़ी थी, इस बार बाहर नहीं खड़ी थी। एक कांग्रेस के बहुत क्लोज टू द गांधी फैमिली बहुत तेज़ी से निकल रहे थे। यूजुअली वो बहुत आराम से निकलते हैं, तो वो तेज़ी से निकले तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि कुछ तो है, कहीं तो भाग रहे हैं। तो मैं भी भागी। तो मैंने बोला कि आप तेज़ी में जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? तो कहते हैं आई एम गोइंग टू राहुल्स हाउस। तो मैंने कहा क्यों? प्रिपरेशंस। मैंने कहा ओके। मैंने कहा कौन कर रहा है? प्रियंका गांधी और उनका बेटा यानी कि रायहान। हाँ, तो ये जो पूरी पार्टी है, और उस दिन प्रियंका गांधी संसद नहीं आई थी। प्रियंका रोज़ संसद आ रही हैं, रोज़ प्रोटेस्ट में हिस्सा ले रही हैं। उस दिन वो मिसिंग इन एक्शन थी, क्योंकि पूरी पार्टी जो डिनर पार्टी है राहुल गांधी की, वो प्रियंका गांधी उनके बेटे ने ऑर्गेनाइज़ की थी। और क्योंकि इतने बड़े नेता आ रहे थे तो उनकी पर्सनल जो पसंदीदा जो चीज़ें हैं उसका भी ध्यान रखा गया। और आपने देखा होगा ना कि हमारे यहाँ भी जो आप शादी की बात कर रहे थे कि देखा जाता है भी कौन किसके बाजू में बैठ सकता है और कौन किसके बाजू में नहीं बैठ सकता। बिल्कुल। तो वो सीटिंग अरेंजमेंट भी राहुल गांधी के घर का जो पूरा दामोदार था वो प्रियंका गांधी ने संभाला। और ये नेता भी प्रिपरेशन में हिस्सा लेने के लिए तेजी से राहुल गांधी के घर ही जा रहे थे। ओह वाह। हिमांशु, उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर तरह तरह की गहमा गहमी है, कई नाम उभर रहे हैं। पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनके नाम भी चल रहे हैं, कहीं किसी राज्य के राज्यपाल के नाम चल रहे हैं। तो आपके पास एक्सक्लूसिव जानकारी क्या है जो ऑफ एयर में आप ऑन एयर करना चाहते हैं? देखिए, अभी आपने, क्योंकि बहुत देर से आप फूफा जीजा की बात कर रहे थे, फूफा बनने की जो शुरुआत होती है वो जीजा से होती है। हाँ, क्या बात है। क्योंकि उसको बिगाड़ने का काम जो है वो ससुराल पक्ष का। कि जब नया नया जीजा होता है तो उसकी आओ भगत जाता होती है, जब वो पुराना होता जाता है तो उसकी आओ भगत कब होती जाती है, तो वो जीजा बनने का प्रोसेस जो है पूरे रिपोर्टर्स ऑफ एयर की जान हो। तो उसकी शुरुआत होती जाती है। और फूफा की फिर आप जितनी भी जो मन्नतें हैं वो पूरी कर दें, लेकिन वो नाराज़ ही रहता है। ऐसा नहीं है कि फूफा को बस में पहले नहीं बैठाया गया है, बस से पहले कार, तो जब उसका स्टेचर घटता है तो उसको अपने जीजा होने का एहसास होता रहता है। बहरहाल, आपने क्योंकि उपराष्ट्रपति की बात की है तो अभी क्योंकि दोनों ही तरफ से, चाहे वो इंडिया ब्लॉक हो या जैसा ऐश्वर्या ने भी कहा उपराष्ट्रपति को लेकर, वो जातिगत समीकरणों को देखा जाएगा, क्षेत्रीय समीकरणों को देखा जाएगा, राजनीतिक समीकरणों को देखने के बाद ही डिसीजन होगा। और चाहे वो इंडिया ब्लॉक हो या एनडीए,
ये कोशिश रहेगी कि वो जज करें कि वहां किसका नाम चल रहा है, फिर उसके बाद हम तय करें। अच्छा, क्योंकि ये मैसेजिंग है। जब रामनाथ कोविंद का नाम अनाउंस किया गया 2017 में, तो ये बताया गया कि उनकी जाति क्या है। 7 बार बताया गया उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि रामनाथ कोविंद जो हैं वो इस समाज से आते हैं। उपराष्ट्रपति के लिए वेंकैया नायडू थे तो साउथ से थे पार्टी के। जगदीप धनखड़ को जब लाया गया तो बताया गया ये किसान नेता हैं, जाट समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। राजस्थान में जाटों के आरक्षण के लिए लड़ाई उन्होंने लड़ी है। द्रौपदी मुर्मू जो अभी राष्ट्रपति हैं, जब वो बनाई गई तो बताया गया कि वो किस समुदाय, किस कम्युनिटी को बिलोंग करती हैं। ये मैसेजिंग का खेल है। रामनाथ कोविंद के खिलाफ जो है वो मीरा कुमार को चुनाव लड़वाया गया। ये मैसेजेस हैं कि हम जो है इतने बड़े पद पर इस व्यक्ति को इसलिए लेके जा रहे हैं कि उस समाज का, उस कम्युनिटी का उत्थान हो सके। वो अलग बात है कि होता है या नहीं होता है, उससे कोई वो नहीं है। लेकिन मुझे लगता है अभी थोड़ा सा समय है और दोनों ही तरफ से चर्चाएं, क्योंकि कल एनडीए के जो फ्लोर लीडर्स हैं उनकी बैठक हुई, उसमें ये तय किया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के अध्यक्ष के तौर पर जेपी नड्डा उपराष्ट्रपति के लिए जो है अधिकृत किया गया कि किसी भी नाम को चुन सकते हैं, और उस पर फिर सहमति का काम, सबकी सहमति ले ली गई है। लेकिन अभी बहुत समय है, 21 तारीख, और भारतीय जनता पार्टी थोड़ा सा और समय लेगी चीज़ों को, क्योंकि दूध की जली है, छाछ फूक फूक कर पीना ही है उन्हें। और ये जो क्योस खड़ा हुआ है ये किसी और की वजह से तो नहीं हुआ, ये तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने मतलब एक कैंडिडेट आप लाए, फिर उनका इस्तीफा हुआ, इस्तीफा उन्होंने खुद दिया। लेकिन पीछे की कहानी हम सब उसको ना अभी चर्चा करें, क्योंकि वो सब चर्चा हो चुकी हैं। अभी थोड़ा सा समय है, उसमें आपने भी बताया एलजी हैं, कोई एलजी हो सकते हैं, कोई गवर्नर हो सकते हैं, कोई पार्टी के अधिकारी हो सकते हैं, पार्टी के मंत्री हो सकते हैं। लेकिन इतना तय है कि इस बार जो भी होगा वो भारतीय जनता पार्टी का मूल कार्यकर्ता होगा और संघ की विचारधारा का ही व्यक्ति होगा। इस बार इधर उधर कुछ नहीं होगा। तो फिर जो लोग खुद को कंटेंडर या इच्छा जता रहे हैं, कोई माई लॉर्ड हो या एक्स माई लॉर्ड हो, या वो ये सब बहुत दूर का है, दूर की कौड़ी है। क्योंकि ये उपराष्ट्रपति का चुनाव ऐसा नहीं है। अभी तो भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष का चुनाव होना है, उससे पहले ये उपराष्ट्रपति का चुनाव होना है। तो बहुत सी चीज़ें अटकी हुई हैं और उसमें संघ की सहमति बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि पहले जजमेंट ऑफ एरर हो चुका है, उसमें सुधार करना होगा। और जजमेंट एरर जब हुआ है तो सब जानते हैं कि गलती हुई है, ऐसी गलती दोबारा ना हो जिससे सवाल खड़े हो जाएं। तो थोड़ा सोच समझकर, विचार करके, सबको साथ लेकर किया जाएगा। बिल्कुल, अब शादी है तो घर में शादी है तो सबको साथ लेकर ही चलना पड़ेगा। नहीं तो जैसा कि हिमांशु ने बताया कि जीजा है, फूफा को नाराजगी यही रहती है कि कभी हम भी जीजा थे, अब हमारी पूछ नहीं है, तो इसलिए सबको पूछना होगा और सबको तिलक करके बराबर लिफाफे थमाने पड़ेंगे, नहीं तो लोग नाराज होंगे। पीयूष, क्यों? लिफाफों का काम तो भाई का होता है। हाँ। और इस पूरी शादी में भाई का रोल जो है वो किरण रिजिजू निभाते हैं। रोज जब भी संसद में हंगामा होता है वो कहते हैं आप धरना क्यों कर रहे हैं, आप प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं, आप फ्लोर पर आइए, आप बात करिए। जैसे ही शुरू होता है संसद तो बाहर एसआईआर को लेकर प्रोटेस्ट शुरू हो जाता है। 10:30 बजे, आधे घंटे बाद जैसे ही लोकसभा में पहुंचते हैं तो वहाँ पर फिर हंगामा शुरू हो जाता है। और जैसे ही हंगामा शुरू होता है तो किरण रिजिजू भाई की तरह सौम्य चेहरा लेके जाते हैं और बोलते हैं आइए फ्लोर पर आइए, बात करिए। तो लोकसभा में भी ऐसा होता है, राज्यसभा में भी ऐसा होता है। लेकिन बाराती है कि मानने को तैयार नहीं, वो कह रहे पहले दहेज दो। तो पहले हमारी बात मानो। तो ये वाली स्थिति जो है वो बनी हुई है और इस वजह से संसद चल ही नहीं पाई। सोचे कि ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के अलावा कुछ और हुआ ही नहीं। एक बिल पास हुआ, उसके बाद जो बाकी 2-3 बिल मणिपुर पे थे, इसके अलावा स्पोर्ट्स बिल था,
बिना चर्चा के पास हो गया। नहीं, अभी स्पोर्ट्स बिल पास नहीं हुआ है। अब आप पास नहीं हुए, लेकिन उस पर डिस्कशंस टेबल पे किया गया था, लेकिन उस पर चर्चा हो ही नहीं पाई, कुछ हो ही नहीं पाया। तो ऐसे कुछ बिल्स हैं जिनको लेकर सरकार वो चाहती है कि वो पास हो, और उस पर लगातार जो है कोशिश की जा रही है सरकार की तरफ से कि वो चर्चा हो, लेकिन वो हो नहीं पा रही है। और उम्मीद है कि आगे आने वाले कुछ दिनों में इस पर चर्चाएं हों। लेकिन अब जो होता है लोकसभा में और जो पार्लियामेंट में, उसके बारे में बताते हैं। सुबह 10:30 बजे सारे विपक्ष के सांसद जो हैं वो पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद जो सबके हाथ में तख्तियां होती हैं और सबके सब जो है नारेबाजी शुरू कर देते हैं। रोज नई तख्तियां होती हैं या एक ही तख्ती होती है? आजकल नारे भी बदले हुए दिखते हैं और नई नई तख्तियां भी दिखती हैं। अभी तो रिसेंटली एक कार्टून तख्ती भी लेके आए थे लोग, जिसमें एक तरफ ज्ञानेश कुमार की तस्वीर है, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर है। ज्ञानेश कुमार की तरफ से कहा गया है कि डू सर, और नरेंद्र मोदी कह रहे हैं यस सर। तो इस तरह की चीज़ें जो है वहाँ पे हो रही हैं। और उसके बाद जब ये शुरू होता है प्रोटेस्ट, तो उसके बाद थोड़ी देर बाद प्रियंका गांधी आती हैं, सोनिया गांधी आती है, और फिर धरना होता है, नारेबाजी होती है, और उसके बाद सब अंदर चले जाते हैं। और फिर वही रोज़ाना एक ही तरह की चीज़ है। एक विपक्ष के सांसद थे, उनसे हमारी बात हो रही थी, तो वो कह रहे हैं कि हमारे जीवन में तो आजकल सिर्फ 3 टाइम्स सेट हो गए हैं, 11 बजे, 12 बजे, 2 बजे। आओ 11 बजे बैठो, हंगामा करो, 12 बजे फिर हंगामा करो, 2 बजे फिर हंगामा करो, घर चले जाओ। लंच भी घर जाके करते हैं, क्योंकि 2 बजे पता होता है अर्जन होनी ही होनी। संसद के अलावा जो सबसे बड़ी चर्चा है वो राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। एसआईआर, बिहार में एसआईआर का पहला चरण पूरा हो गया है। निर्वाचन आयोग की तकलीफ ये है, उनका ये कहना है कि जिनको 60,000 से 1,60,000 से ज़्यादा जिनके BLAs हैं राजनीतिक पार्टियों के, उनमें से उन राजनीतिक पार्टियों ने अभी तक कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई है कि जो ड्राफ्ट मतदाता सूची है उस पर उनमें किसी का नाम अवांछित रूप से आ गया है तो उसे हटाना है या किसी योग्य मतदाता का नाम जोड़ना है। आम जनता ज़रूर इसके लिए फॉर्म 6 भर रही है या वो अपनी फॉर्म 8 के ज़रिए अपनी चीज़ें बता रही है। लेकिन राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो काफ़ी चर्चा में है, और उस पर अब हम चर्चा करते हैं कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से जो चीज़ें आई हैं तो उससे आम जनता में क्या चर्चा हो रही है, वो किससे हम सुनते हैं ऐश्वर्या से। ऐश्वर्या, जो राहुल से तो हम पूछेंगे, लेकिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है राहुल गांधी की, उस पर चूंकि आप और मैं दोनों इलेक्शन कमीशन कवर करते हैं, तो इस बार की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर ये चर्चा है कि इस बार तस्वीरों के साथ, नाम के साथ, पते के साथ, यानी सारे कील कांटे दुरुस्त करके राहुल गांधी आए। देखिए, दुरुस्त करने की बात है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर आप देखें तो वो एक तरफा हो गया। दूसरी तरफ जो मुझे पता है भाई, इलेक्शन कमीशन को टाइम मिला कि अच्छा ठीक है 1:30 बजे राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। कमीशन 1 बजे से तैयार हो गया। जो CEOs थे उनको भी हर स्टेट के तैनात कर दिया गया। तो आप ये देखिए कि राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो लोग देख रहे थे, उसमें सारे CEOs पूरे देश भर के, उनके ऑफिस में TV ऑन थे, वो लोग अपनी PC देख रहे थे कि अगर जिस भी स्टेट के बारे में बात करी जाएगी तो वो CEO जो है डेटा निकाल के तैयार रहे। ये चुनाव आयोग के आदेश थे। इलेक्शन कमीशन के अंदर हर कमरे में TV ऑन था और 1:15 पे वो तैयार थे। कॉपी पेन बाहर था कि भाई जो भी बात की जाएगी उसको नोट किया जाएगा। चुनाव आयोग का ये मानना है कि पीठ पीछे जो है आप आके ये सब बातें हमसे करते हैं। इनफैक्ट कई सारे फॉर्मर कमिश्नर्स भी ये कहते हैं कि जब आप अंदर आएंगे मीटिंग में, जब विपक्षी पार्टियां आती हैं तो उनके सुर बदले हुए होते हैं। वो कहते हैं कि कमीशन तो बड़ा अच्छा काम कर रहा है, आप तो हमारी दिक्कतों को सॉल्व कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। और यही विपक्षी पार्टियां जैसे ही दहलीज पार करती हैं, वो लक्ष्मण रेखा आपने पार करी तो रावण रूप ले लेती हैं। अंदर तो राम, बाहर रावण। वो बाहर आके बोलते हैं कि चुनाव आयोग ने तो कुछ किया ही नहीं, हमारी तो दिक्कतें सुनी नहीं। इसीलिए आपको ये बदला हुआ रूप चुनाव आयोग का देखने को मिल रहा है। कई लोग कह रहे हैं कि भाई चुनाव आयोग प्रोएक्टिव हो गया है, जल्दी से उसका रिस्पॉन्स कर रहा है, क्योंकि चुनाव आयोग को लगता है कि भाई हमने भी PC सुनी। कर्नाटका के CEO, महाराष्ट्र के CEO, उत्तर प्रदेश के CEO भी, तो वो 45 मिनट्स हर कमरे में चुनाव आयोग में राहुल गांधी की PC को देखा जा रहा था, डेटा निकाला जा रहा था, और रणनीति जो है वो कई दिनों से बन रही थी कि किस तरीके से इसका रिस्पॉन्स होगा। चुनाव आयोग का कहना है कि जब एक सेट प्रोसीजर है, आप कह रहे हो कि ये 5 लोग थे, तो उन 5 लोगों को बोलो ना कि कंप्लेन फाइल करें। वो कंप्लेन क्यों नहीं फाइल कर रहे हैं? तो ये टग ऑफ वॉर, कश्मकश सी चल रही है कांग्रेस पार्टी और चुनाव आयोग के बीच। चुनाव आयोग भी बैक डाउन तो नहीं करेगा, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है। वो बार बार ये सवाल पूछता रहेगा कि आप लोग जो है ऑफिशियल रास्ता क्यों नहीं ले रहे।
चुनाव आयोग तो ये कह रहा है कि उनको ये आशंका है कि राहुल गांधी, अभी जो टाइम है 31 अगस्त 1 सितंबर तक का, जिसमें उनको राजनीतिक पार्टियों को या कोई भी आदमी 1 महीने में किसी योग्य मतदाता के छूटने की शिकायत कर सकता है कि उसको जोड़ा जाए, वो योग्य है, सब चीज़ें फुलफिल करता है, या फिर अगर कोई अयोग्य, जैसा कि कोई किसी की मृत्यु हो गई, उसका नाम वोटर लिस्ट में दर्ज है, उसको हटवाने के लिए, यानी जुड़वाने और हटवाने, भूल चूक लेनी देनी, इसके लिए कोई भी आदमी 1 महीने में संपर्क कर सकता है। किसी भी राजनीतिक पार्टी ने अभी तक कोई संपर्क नहीं किया, जीरो। आम जनता जरूर 20-25 हज़ार लोगों ने वो किया है। तो निर्वाचन आयोग ये कह रहा है कि शायद टाइम बीतने का इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाहर जो स्थिति पीयूष ने बताई कि किरण रिजिजू भाई की भूमिका में, और वो कह रहे हैं कि जी चर्चा कर लो आके। इलेक्शन कमीशन भी वही कर रहा है कि यहाँ के प्रॉपर चैनल के थ्रू आइए, आप शपथ पत्र भरिए। तो उसमें क्या स्थिति, पार्टी के अंदर क्या चर्चा है? संजय जी, तीसरा सवाल जो राहुल गांधी से पूछा था वो मैंने ही पूछा था, और मेरे सवाल के जवाब में मैंने सवाल ये पूछा था कि क्या ईवीएम भी रिगिंग का पार्ट है? क्योंकि पहले आप बोलते थे ईवीएम हटाओ देश बचाओ, ईवीएम हटाकर बैलेट पेपर लेकर आओ, अब आप वोटर लिस्ट पर आ गए हैं, तो क्या अब वो उसका पार्ट? उन्होंने, राहुल गांधी ने मुझे कहा जवाब के अंदर कि देखिए मेरे को अभी सिर्फ एक सबूत मिला है। ये सबूत क्या है कि वोटर्स को इस कदर बढ़ाया जाता है या इस तरीके से बढ़ाया जाता है जिससे भाजपा को फायदा हो। एक और तरीका है जिसमें वोटर्स को इस तरीके से घटाया जाता है जिससे बीजेपी को फायदा हो, जैसा उनका आरोप अभी बिहार में वो लगा रहे हैं। उन्होंने कहा उसका मेरे, अभी हम डेटा एनालाइज करना है, उसका पूरा मेरे पास सबूत नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को भी उन्होंने उसी दायरे में रखा, लेकिन उन्होंने कहा कि कर्नाटका के अंदर, महादेवपुरा के अंदर, बैंगलोर के जिसके बारे में बात हो रही है, उसमें हमने ये प्रूफ, हमने ये हमारा 7 फुट लंबा ऊंचा वो डेटा है जिसको राहुल गांधी और उनकी टीम ने एनालाइज किया है। 7 फुट, 7 फुट, इतना आप लगा लीजिए 7 फुट कितना होता है, इतने कागज का पूरा ढेर, एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी का। वो तमाम चीजें उन्होंने मैन्युअली वेरीफाई करी हैं। अच्छा, क्योंकि उन्होंने इलेक्शन कमीशन से मांगा था कि आप हमें मशीन रीडेबल रोल्स दीजिए कि हम मशीन में डालें और हम फिर उनको एनालाइज वो करें। सुप्रीम कोर्ट ने भी मना कर दिया, हाँ, कि नहीं दे सकते, तो नहीं दे सकते, तो उन्होंने फिर मैन्युअली करा। मैन्युअली करने के बाद उन्होंने वो जो तमाम चीजें निकाली कि 1 लाख वोटों की चोरी हुई है, ये सब वो सब। देखिए राहुल गांधी कह रहे हैं डेटा तो इलेक्शन कमीशन का है, तो इलेक्शन कमीशन को अपने डेटा मानने के लिए मेरा एफिडेविट देने की क्या जरूरत है? ये कोई डेटा मैंने तो नहीं बनाया है, इलेक्शन कमीशन का डेटा है। और वो मैंने एक कांग्रेस के नेता से पूछा कि क्या राहुल गांधी एफिडेविट देंगे? उन्होंने मुझसे कहा कि क्या इलेक्शन कमीशन एफिडेविट देगा कि ये तमाम चीज़ें ठीक हैं? तो ये शय और मात का खेल है। अंग्रेजी में बोलते हैं हु विल ब्लिंक फर्स्ट। क्या राहुल गांधी पहले एफिडेविट देकर इसको आगे बढ़ाएंगे इस बात को? क्या इलेक्शन कमीशन बिंदुवार जवाब देगा तमाम चीज़ों का? ये एक तरीके से आप कह सकते हैं पॉस्चरिंग है, दोनों ऑप्टिक्स कर रहे हैं। राहुल गांधी भी अपनी वोटर्स को एड्रेस कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि देखिए आपका वोट चोरी हो रहा है। इलेक्शन कमीशन अपनी सफाई दे रहा है कि अगर कोई धांधली है तो आप एफिडेविट पे लिख के दीजिए, हम करते हैं उसके ऊपर कार्रवाई। ये आप मान के चलिए तलवारें खिंच गई हैं कांग्रेस के बीच में और इलेक्शन कमीशन के बीच में। अब इसका अंत क्या होगा वो तो खैर देखना होगा, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि कोई बैक डाउन होगा। मध्यस्थता की अब कोई उम्मीद नहीं बची है। वो 5 गांव मांगे थे ना महाभारत के अंदर श्री कृष्ण ने पांडवों के लिए, मुझे लगता है कि उस स्थिति को अब पार कर, याचना नहीं हाँ, होगा, संग्राम महाभीषण होगा। तो वैसी स्थिति है। इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि अगर कोई भी आदमी किसी भी अपराध के लिए पुलिस के पास जाता है तो उसे एफआईआर तो दर्ज करानी पड़ती है, यानी एक ऑन रिकॉर्ड अपनी शिकायत, अपनी चीज़ें दर्ज करानी होती हैं। कोई किसी को कह दे कि इसने हमारा सामान छीन लिया है तो एफआईआर दर्ज करानी होती है। तो उनका ये कहना है कि उन्हें एक एफिडेविट पे ये देना चाहिए, शपथ पत्र पे, कि हाँ ये शिकायतें हैं, आप इसकी जांच कीजिए और हमें बताइए। लेकिन आयोग की तकलीफ ये है कि वो शपथ पत्र भरने के बजाय, और जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई 3 स्टेट के सीईओज ने वो शपथ पत्र की कॉपी और ट्वीट कर दी कि राहुल गांधी को ये भर के देना चाहिए, और नहीं दे रहे हैं तो मामला कहीं ना कहीं गड़बड़ है। लेकिन उतनी ही मुझे लगता है कि दोनों ही तरफ जो एक दूसरे को उंगलियां दिखा रहे हैं, तो 3 उंगलियां उनकी अपनी ओर इशारा भी करती हैं कि उधर भी देखें। मैंने ना संजय जी चुनाव आयोग को फ़ोन किया जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म हुई, तो मैंने कहा सर ये तो बहुत बड़ा डेटा है,
और प्रूफ दे रहा है अब की बार, क्योंकि आप लोग कहते हैं कि भाई प्रूफ नहीं देती पार्टी, अंदर राम बन जाती है, बाहर आके रावण का रूप ले लेते हैं, तो आप क्या करेंगे? मुझे एक ही डायलॉग जो बहुत फेमस डायलॉग है उस फिल्म का, झुकेगा नहीं, मुझे सिर्फ कमीशन से ये आया कि इलेक्शन कमीशन झुकेगा नहीं। तो आप सही कह रहे हैं राहुल कि तलवारें खिंच चुकी हैं और ये आर पार की लड़ाई अब चुनाव आयोग की और कांग्रेस पार्टी की एटलीस्ट हो चुकी है। तो भाई पुष्पा झुकेगा नहीं तो दूसरी तरफ भी झुकने को तैयार नहीं, यानी दोनों ही तरफ है आग बराबर। दूसरी तरफ सिंघम है। हाँ, दोनों तरफ है आग बराबर लगी हुई। हिमांशु, तो फिर इसमें सरकार का कोई रोल तो है नहीं, इलेक्शन कमीशन है और एक तरफ कांग्रेस है। इस पूरे घटनाक्रम को आप किस तरह से देखते हैं? संजय जी, दो चीज़ हैं। ये जब से ईवीएम आई है ना, ये सवाल तब से है। 2009 का लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी हार गई, 4 में उनकी 138 सीटें आई। 2009 के लोकसभा चुनाव में 116 सीटें आई थी। उस वक्त पूर्व एक भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं जीवीएल नरसिम्हन, उन्होंने किताब लिखी थी हाँ ईवीएम पे हैक को लेके, और उस किताब का जो प्रीफेस है वो लाल कृष्ण आडवाणी ने लिखा, और उसका फॉरवर्ड जो है वो तेलुगु देशम पार्टी के जो अध्यक्ष हैं और अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं चंद्रबाबू नायडू, उन्होंने लिखा था। तो जब जब आपको लगता है कि आपके साथ ये हुआ है तो आप विपक्ष में होते हैं तो आप सवाल उठाते हैं, जब आप सत्ता में होते हैं तो आप कहते हैं कि विपक्ष ने गलत किया है। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग के ऊपर कभी सवाल नहीं उठाया। अब सवाल ये है कि क्या जीवीएल, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि ईवीएम हैक नहीं हो सकती या चुनाव आयोग, तो क्या जीवीएल उन अपने किताब के जो जिन्होंने खरीदी है किताब उनके पैसे वापस करेंगे? नहीं। दूसरा, क्योंकि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, ऐश्वर्या ने कहा, राहुल ने कहा कि आप एफिडेविट दे दीजिए। आप क्योंकि कोर्ट कवर करते हैं, कई ऐसे मामले होते हैं कि जिसकी एफआईआर नहीं होती है, जिसकी कंप्लेंट नहीं होती है, लेकिन कोर्ट सोमोटो ले लेता है। हाँ चुनाव आयोग सोमोटो ले ले, क्योंकि डेटा उसका है। आप कहिए कि ये गलत है या नहीं है, सोमोटो ले लीजिए आप साहब, अपनी तरफ से पहल करिए, क्योंकि सवाल कांग्रेस के ऊपर नहीं खड़े हो रहे हैं, सवाल चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर खड़े हो रहे हैं। सोमोटो ले सकते हैं आप। दूसरा, देखना पड़ेगा कि चुनाव आयोग को सोमोटो लेने का अधिकार है या बहुत नहीं। बार लेता है। कई नेताओं के जब भाषण होते हैं चुनाव के अंदर, सोमोटो लिए जाते हैं, आप लोग हैं। दूसरी चीज, राहुल गांधी कह रहे हैं कि एडिशन है, डिलीशन है। अगर हुआ तो आपको देने में क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि डेटा आपके पास है। ये दोनों तरफ क्या है, नंबर ऑफ स्कोर करना है, नैरेटिव बिल्ड करना है आपको। एसआईआर 2003 में भी हुई थी बिहार। अब आप क्यों नहीं उसके पक्ष में हैं? क्योंकि उस वक्त आरजेडी थी वहां सत्ता में। अब चुनाव आयोग कह रहे जी हम तो 1 साल में पूरा देश का करा देंगे, तो आप शुरुआत महाराष्ट्र से कर दीजिए, जिसको लेकर राहुल गांधी ने सवाल उठाए हैं, या आप कहीं और से कीजिए, लेकिन वो बंगाल जाएंगे, असम जाएंगे, केरल जाएंगे, तमिलनाडु जाएंगे, वहाँ नहीं जाएंगे जहाँ। और मैं किसी चुनाव आयोग के एक अधिकारी से मिला था, उन्होंने कहा कि हर साल प्रदेश का चुनाव आयोग सबमिशन देता है जनवरी में कि उनकी ये वोटर लिस्ट है, चेक करने के बाद। तो ऐसा क्या हो गया पिछले 6 महीने में कि ज़्यादा बढ़ गए? या मतदाता को सूची में शामिल करने का काम तो चुनाव आयोग ही करता है। इन्हीं बीएलओ ने किया होगा, इन्हीं चुनाव अधिकारियों ने किया होगा। तो क्या उस गड़बड़ी की जिम्मेदारी कौन लेगा? चुनाव आयोग लेगा या कोई और लेगा? बनाया किसने है वोटर साहब? लेकिन चुनाव आयोग का कहना है कि ये जो समरी रिवीजन है, ये तो हर साल होता है। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, जनवरी में आप देते हैं,
ऐसे अगर आपको गड़बड़ है, स्पेशल समरी रिवीजन। हाँ, ये तो होता ही है। जनवरी में आप हर चुनाव हर स्टेट साल। का हाँ। नया आता है, बिल्कुल। बट मतदाता सूची में शामिल किसने किया है? किसी पार्टी ने किया हाँ, है, कोई बीएलओ तो कोई तो होगा कोई जिसने वो चुनाव किया। अधिकारियों ने किया होगा ना। तो उसकी गलती को स्वीकार कौन करेगा कि इतने 37 लाख फर्जी वोटर जो है 2024 के लोकसभा चुनाव में वोट कर गए? ये किसने किया है? और जो इसकी चुनाव जिम्मेदारी कोई तो आगे आना पड़ेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सो मोटो लेना चाहिए और नरेटिव बिल्ड पे मत जाइए। जैसे पार्लियामेंट में आप बहुत से ऐसे बिल देखेंगे जिस जीएसटी को भारतीय जनता पार्टी कहती है कि उनका बड़ा अचीवमेंट है, उस जीएसटी का विरोध कभी भारतीय जनता पार्टी करती थी। हाँ, ये नई चीज है। जब आप सत्ता में होते हैं तब आप कुछ कहते हैं, विपक्ष में होते हैं कुछ कहते हैं। इसी लैंड एक्विजिशन बिल पर भारतीय जनता पार्टी जब ला रही थी तो कांग्रेस विरोध कर रही थी। जब कांग्रेस ला रही थी तो भारतीय जनता पार्टी विरोध कर रही थी। ये तो आपको आपकी परिस्थितियों के हिसाब से समझ आता है कि अब हमको इसका विरोध करना है, नहीं करना है। पॉलिटिक्स ऑफ सर्कमस्टांसेस वाली बात ये होती है तो मुख्य सुख न्याय है। ऐसा कहते हैं कि जो भाषा विज्ञान है उसमें एक न्याय है, एक सिद्धांत है, मुख्य सुख न्याय। अपनी सुविधा के हिसाब से आदमी शब्दों को गढ़ लेता है और हमेशा परिस्थितियों के हिसाब से आदमी चलता है। दूध में मक्खी गिर जाए तो दूध फेंक दिया जाता है, लेकिन घी में मक्खी गिर जाए तो मक्खी उठाकर फेंक दी जाती है, घी कोई नहीं फेंकता। तो वैसी स्थिति राजनीति में भी है। अपनी सुविधा है तो ये चीज खराब है और दूसरे की सुविधा है तो ये चीज बढ़िया है। नहीं, एक और चीज है संजय जी, मैं क्योंकि शायद किसी एक घर के अंदर कुछ उन्होंने बताया कितने एक कमरे के घर हाँ, में एक 100 कमरे वोटर के घर में 50 वोटर हैं। अब ये मैं जाके शिकायत करूं, ऐश्वर्या करे या आप करे, राहुल करे, पीयूष करे, शिकायत तो ये वहीं की क्यों वहीं होना चाहिए? ये stand तो कर रही चुनाव है ना। आयोग के पास ऐसी आजकल तो टेक्नोलॉजी है, आईटी है। आप एक घर में आप देख सकते हैं कि ये 25 गज का घर है या 100 गज का घर है, इसमें कितने लोग रह सकते हैं। एक आदमी को कितने स्क्वायर फीट का कमरा चाहिए सोने के लिए, लेटने के? क्या एक कमरे में 35 लोग रह सकते हैं? ये सवाल है। सवाल आपको अपनी चीजों को दुरुस्त करने का है, ट्रांसपेरेंसी लानी है, आप लाइए। दोनों ही तरफ से गलतियां हैं, पॉलिटिकल पार्टीज की भी है, चुनाव आयोग भी कह रहे हैं कि अरे आप ले लीजिए 100 मोटो, लेके काम करके बताइए कि आपने जो सवाल उठाए वो गलत हैं। पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस, आपको जो सूट करता है आप उसकी बात करते हैं। आपका बस। प्राइमरी काम है इलेक्शन कमीशन का कि देश में चुनाव फ्री एंड फेयर हो, उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। तो जवाब तो जो कांग्रेस का आरोप है या विपक्ष का आरोप है वो कहना है ओनस हम पे नहीं है, द बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन इलेक्शन कमीशन। नहीं, लेकिन राहुल उसमें एक सवाल ये है ना कि अगर आप सवाल उठा रहे हैं तो आप जाइए और कहिए कि ये हमारा सवाल है, इसका जवाब दे दीजिए। नहीं, राहुल गांधी से हमने ये कल सवाल पूछा था। अगर कि आप ऐसे FIR दे दीजिए। मैं इसकी एक घटना और बता रहा हूं। बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ सेक्सुअल हरासमेंट के आरोप के लिए लगे। धरने हुए, पहलवान बैठे, तमाम लोग बैठे। आप कह रहे हैं हटा दीजिए। अरे हटा दीजिए, कुछ हो जाए, लेकिन उसके लिए आपको FIR करानी पड़ेगी। आरोप किसी भी महिला के साथ वो कोई भी जाति हो, किसी भी तरीके का हरासमेंट हो, वो नहीं होना, लेकिन उसकी शिकायत दर्ज होती है। जब आप ओपनली प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो शिकायत करनी चाहिए। तो शिकायत करिए, उसका जवाब मिले, और नहीं मिले तो आपके पास कोर्ट का रास्ता है, आप कोर्ट जा सकते हैं। मैटर कोर्ट में है। एक्चुअल क्या है, कोर्ट को, चुनाव आयोग को, सॉरी मतलब मुझे लग रहा है कि हम ज़्यादा सब ज्ञान वाले हैं, बन रहे हैं, है नहीं हमारे पास। हम लॉट ऑफ आउटपुट विदाउट इनपुट पे जा रहे हैं। लेकिन क्योंकि सवाल ईवीएम पे भी खड़े होते हैं, तो आप बैलेट पेपर क्या कहते हैं उसे, वीवीपैट और ईवीएम का मैच कर लीजिए। इतने सवाल, इन सब का निराकरण ये है कि ईवीएम और वीवीपैट की काउंटिंग शुरू कर दीजिए। उसको रैंडम 5% से हटा के आप उसको 70%, 80% ले जाइए। जितनी शंकाएं हैं लोगों की वो दूर हो जाएंगी। ये ईवीएम जो है ये खत्म हो जाएगा। उसमें टाइम ही लगेगा ज़्यादा, और क्या है। 4 दिन 5 दिन में पहले भी काउंटिंग होती थी, हफ्ते भर में। हम सबको याद है, क्योंकि तब तो प्राइवेट चैनल नहीं होते थे।
डीडी होते थे उस पर फिल्म आती थी, फिर ब्रेक के अंदर बताया जाता था कि अभी ये यहाँ तक निकटतम प्रतिद्वंदी से क्या आगे इतना चल मार्जिन रहे है हैं, ये, पीछे चल तो रहे वो हैं। चीजें कर लीजिए, क्योंकि शंका का जो है ना निवारण वो आपको साइकेट्रिस्ट कर सकता है, डॉक्टर कर सकता है, लेकिन शक का इलाज तो लुकमान हकीम के पास के पास भी नहीं है। इसमें ना ये पॉलिटिक्स ऑफ परसेप्शन होता है, उसी को लेकर इस बार जो है, चाहे वो टीएमसी हो या समाजवादी पार्टी हो, वो इस बार आप पहली बार देखेंगे कि एक साथ खड़े हैं इंडिया ब्लॉक में, हर कोई एक साथ एक आवाज में अपनी बात रख रहा है। पहले क्या होता था कि अडानी के मुद्दे पर अगर राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी प्रोटेस्ट कर रही है तो हमने कई बार देखा है टीएमसी के नेता ही जो है कहते थे कि भाई हमें तो नहीं करना इस पर प्रोटेस्ट। समाजवादी पार्टी के जो नेता थे वो कहते थे भाई किसानों का मुद्दा है, आप उस पर बात ही नहीं करते। तो जो डिफरेंसेस जो हैं वो दिख रहे थे लोगों में, नेताओं में, आपस में, इंडिया ब्लॉक के अंदर। इस बार ये डिफरेंसेस नहीं दिखे। उसका कारण क्या है कि टीएमसी को ये लगता है कि ये बिहार से ज़्यादा हमारा मुद्दा है। बिहार में तो हो ही रहा है, बंगाल में शुरू हो जाएगा, और बंगाल में शुरू होगा तो वो हमारा जो वोटर है वो कट जाएगा। तो इसलिए आप राज्यसभा में सबसे ऊंची आवाज़ अगर किसी की है तो वो डोला सिंह की है। न्याय दो, वोट चोरी गद्दी छोड़ो, वो वोट चोर गद्दी छोड़ो, ये नारेबाजी होती है। इनफैक्ट कल जब राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो समाजवादी पार्टी के एक नेता हैं, वो ये कहते हैं कि राहुल गांधी ने तो सेल्फ गोल कर लिया। हम SIR में क्या हो रहा है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में क्या हो रहा है, अगर एडिशनल वोटर्स है तो उनको हटाया जा रहा है ज़्यादा वोटर्स हैं, और अगर जो जेन्युइन वोटर्स हैं वो आगे अपनी एप्लीकेशन थे उनको ऐड किया जाएगा। वही इलेक्शन कमीशन कर रहा है। अगर ये है ही, अगर ये आरोप है ही कि भाई आपके जो डेटा है वो फज्ड हैं और इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो इलेक्शन कमीशन वही तो काम कर रहा है। इनफैक्ट आप ये देखिए कि जब प्रोटेस्ट होता है पार्लियामेंट के अंदर तो एक लाइन लगती है, आजकल उस लाइन के आगे एक और लाइन लगने लग गई है, छोटी सी लाइन, और वो लाइन होती है समाजवादी पार्टी के सांसदों की। क्यों? क्योंकि उनको भी अपना मुद्दा उठाना है, उनको भी अपनी बात रखनी है कि भाई SIR हमारा भी मुद्दा है। तो इसीलिए पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस वाली बात जो है वो यहाँ पर नज़र आ रही है। इसीलिए एक सांसद यही बता रहे थे कि राहुल गांधी ने सेल्फ गोल कर लिया है। अच्छा खासा हमने माहौल बना रखा था SIR को लेके बिहार में, और अब माहौल जो है वो कहीं ना कहीं बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। वो तो इसलिए भी लग रहा है कि जब उनका घर जला तो आप चुप थे, अगला नंबर आपका है। तो इसे भी ये भी डर है कि सब एक ही नाव पे सवार हैं। और ये पार्टियां, मुझे लग रहा है कि विपक्ष, क्या आपको भी लगता है कि जो नौरंगी विपक्ष था अब नारंगी विपक्ष हो गया है, जो ऊपर से तो एक दिखता है लेकिन अंदर फांके अलग अलग है। वही वाली सिचुएशन है ना कि पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस, जिसको जहां लगे कि हाँ यहाँ मेरा अपना जो राजनीतिक स्टेक दाव पर है, या जो मेरे को लगता है मेरा जो फुलफिलमेंट वो हो जाएगा, यहाँ पर जो मैं चाहता हूँ वो चीज़ हो जाएगी, तो फिर आदमी एक साथ एक मुद्दे पर आ जाता है। वही चीज़ यहाँ पर इस बार होती हुई नजर आ रही है। तो इसी से लग रहा है कि विपक्ष संसद में एकजुट नजर आ रहे हैं। ये बिल्कुल सबके कॉमन समस्याएं हैं, सबको कॉमन डर है, कॉमन डर है। हाँ। सबको ये लग रहा है कि SIR अगर होगा तो वोटर्स जो हमको वोट करते हैं उनका नाम कट जाएंगे। उनका ये भी आरोप है कि दिल्ली में ऐसा हुआ, महाराष्ट्र में ऐसा हुआ और हरियाणा में ऐसा हुआ। लेकिन इलेक्शन कमीशन आप सोचिए क्या कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन तो यही कह रहे हैं ना कि आप एक्चुअल अगर आप वोटर हैं तो आइए, अपना डेटा दीजिए, नाम लिखवाइए, रजिस्टर्ड हो जाइए। अच्छा, लेकिन विपक्षी पार्टियां इस पर कुछ नहीं बोल रही हैं कि जो बांग्लादेशी या रोहिंग्या वो सारे शामिल हो गए हैं, उस पर कोई कुछ नहीं बोल रहा है। क्यों बोल रहा है? विपक्ष ये कह रही है कि वो रोहिंग्या हैं या बांग्लादेशी हैं या नेपाली हैं, ये काम होम मिनिस्ट्री का है। नागरिकता तय करना, ये पिटीशन दायर हुई है, आप तो जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। वो उनका तो सबसे बड़ा आर्गुमेंट ही यही है कि इलेक्शन कमीशन ये तय नहीं करेगा कि कौन सिटीजन है या कौन नहीं है। और जिस तरीके से एक लेटर लिखा गया लोधी रोड पुलिस स्टेशन के द्वारा बोंग भवन यहाँ पर, उसमें बांग्ला भाषा को बांग्लादेशी भाषा बता दिया गया। वो अलग मुद्दा है, टीएमसी ने उसको अपनी बंगालियत में जोड़ दिया है और लगातार कह रही है कि जो बांग्ला भाषी लोग हैं उनको टारगेट कर रही है मौजूदा सरकार। देखिए, एक चीज़ आप अभी पीयूष बोल रहे थे कि SIR के लिए ये एक पुख्ता एक ग्राउंड बनाता है, जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाई एक जगह पर 50 वोट कैसे हैं। राहुल गांधी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा कि 33,000 वोट फर्स्ट टाइमर से, लेकिन उनकी जो एज है, फर्स्ट टाइमर वोटर्स की मैं बता रहा हूँ, उनकी जो एज है, उनकी एज है 70 साल।
अब बताइए 70 साल में कोई पहली बार वोट डालने जाता है? ऐसे 33,000 लोग उन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं जिन्होंने फॉर्म 6 के थ्रू पहली बार वोट डाला। देखिए, उन्होंने 18 से लेकर 25 साल तक के लोग ही निकाल दिए। उन्होंने कहा इसके बाद के हम लोग देखते हैं। एक महिला है, शकुन रानी नाम है उनका, नाम भी मुझे याद है अभी भी। शकुन रानी जो है वो 70 साल की हैं। उन्होंने पहली बार वोट किया इसी चुनाव में जो जिस राहुल गांधी का जिक्र कर रहे हैं। कोई 70 साल का, कोई 80 साल का, कोई 90 साल का वोट डाल रहा है, जीवन में पहली बार वोट डाल रहे हैं। तो इतना आसान भी नहीं है ये डिलीशन और एडिशन का ही मामला नहीं है। एक जगह है जहां पर बियर बनती है, वहां पर लोगों के वोट हैं। एक जगह है जहां पर गाड़ियां खड़ी होती हैं, कार शेड, वहां पे लोगों के वोट हैं। उस एड्रेस पर लोगों के वोट हैं जहां पर गाड़ियां खड़ी होती हैं। ये तमाम जो मैंने कहा ना, अब तक क्या था कि राहुल गांधी पर आरोप लगता था कि वो केजरीवाल की तरह काम कर रहे हैं, हिट एंड रन कर रहे हैं। यही आरोप लगता था ना केजरीवाल जी के ऊपर कि वो एक फाइल लेके घूमते थे कि देखिए इसमें सबके नाम है, ये वो सब जेल जाएंगे। पहले राहुल गांधी भी ऐसे ही काम कर रहे थे कांग्रेस में। अब की बार जो डेटा लेकर आए हैं कांग्रेस पार्टी, उनका साफ तौर पर कहना है कि ओनस आप पर है, ओनस हमारे पे नहीं है। आपका प्राइमरी काम इलेक्शन कमीशन का ये है कि देश में फ्री एंड फेयर चुनाव हो। अगर उसको लेकर लोगों के मन में आशंका हो रही है तो उनको आकर सफाई देनी होगी। और एक आखिरी बात मैं फिर ऐश्वर्या आप इसमें ऐड करिएगा। राजनीति में एक चीज होती है संजय जी, इफ यू कांट कन्विंस देम, कंफ्यूज देम। यस, जो मुझे लग रहा है कि जिस तरह का राहुल बता रहे हैं कि जो गाड़ियों की मरम्मत होती है यानी गैराज, वहां भी वोटर हैं, जहां बियर बनती है। बस एक ही कमी रह गई है कि स्मशानों और कब्रिस्तानों के वोटर लिस्ट में उनके एड्रेस के नाम नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने किसी ने मुझे एक वो कार्टून भेजा था, किसी महान कार्टूनिस्ट का बनाया हुआ, जिसमें एक आदमी ऐलान कर रहा है और सामने कब्रिस्तान है और वो कह रहा है कि आपको ये सूचित किया जाता है कि अब तक आप लोगों के नाम वोटर लिस्ट में थे, अब आप वोट नहीं डाल पाएंगे क्योंकि एसआईआर में आपका नाम नहीं है। इसमें ना संजय जी 2 बातें मैं ऐड करूंगी जो ये कह रहे थे राहुल, इफ यू कांट कन्विंस देम, कंफ्यूज देम। प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई तो मैं बीजेपी के बड़े नेता का जो ऑफिस है पार्लियामेंट में, उसके बाहर खड़ी थी। तो मैंने रिक्वेस्ट की अंदर कि मैं जाऊं, तो जो बाहर उनके रहते हैं पीए वगैरह, उन्होंने बोला 5 मिनट रुकिए। तो मुझे लगा अंदर शायद कोई मीटिंग चल रही होगी, कुछ बड़ी चीज़ होगी, वेट करने को बोला है। तो वेट किया, 5 मिनट के बाद उन्होंने बोला आ जाइए। तो मैं अंदर गई तो मैंने देखा 2 ग्लास रखे हुए थे पानी के। तो मैंने जो लीडर है उनसे पूछा, तो मैंने कहा कि सर 5 मिनट। कहते हैं ऐश्वर्या, मैंने पूरी राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, तो एटम बम के नाम से तो पहले हमें लग रहा था कि भाई शायद हमें बंकर बनाने पड़ेंगे। बीजेपी के लीडर थे। कहते हैं कि शुरू में ठीक था, मुझे एंड तक आते आते समझ नहीं आया कि राहुल गांधी किस टीम से बैटिंग कर रहे थे। राहुल गांधी जो बात बोल रहे हैं वही बात तो इलेक्शन कमीशन भी कह रहा है कि भाई जो उन्होंने केस बनाया है वही तो कमीशन कह रहा है कि आप लोग हमारे पास आके बोलते हैं कि क्लीन करिए, क्लीन करिए, क्लीन करिए। तो मुझे 5 मिनट लगे अपने दिमाग को ठंडा करने में और ये सोचने में कि भाई ये बैटिंग की किस टीम से राहुल गांधी ने। दूसरी बात ये तो हुई सत्ता पक्ष की बात। सारी पार्टियां, ऑलमोस्ट विपक्षी पार्टियां जो एलाइज हैं एनडीए के, वो भी जाके मिल चुके हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने, आपको ध्यान होगा संजय जी, ओपन लेटर लिखा था कि आप लोग आइए और हमसे बात करिए। आम आदमी पार्टी चली गई, टीएमसी चली गई, बहुजन समाज पार्टी चली गई, एक पार्टी जो नहीं आई है, आप गेस करो नाम, कांग्रेस पार्टी। तो उसके कई लोग चले गए थे वहां पर। उसके जो लोग उन्होंने गए कहा थे, कि 2 लोग ही अलाउ हैं अध्यक्ष के साथ। सिर्फ पार्टी का जो डेलीगेशन है वो गया ही नहीं है। हाँ। तो चुनाव आयोग फिर से ये बात उठाता है कि भाई जो जब लोग गए वो पार्टी के लेटर हेड पे, मतलब उसमें नहीं थे, वो डेलीगेशन में शामिल। तो यही तो बात है ना, जो बात यही तो हो रही है ना कि अगर चलिए आप बोल रहे हैं कि गड़बड़ी हुई, महाराष्ट्र में गड़बड़ी हो गई, दिल्ली में हो गई, इन्विटेशन ही नहीं था, दिल्ली में गड़बड़ी हो गई, हरियाणा में गड़बड़ी हो गई, मान लिया। तो अब तो गड़बड़ी को सुधार किया जा रहा है ना, एसआईआर किया जा रहा है ना। तो वही राहुल, मुझे लगता है हिमांशु, किसी को जिम्मेदारी तो देनी पड़ेगी। बीएलओ को जिम्मेदार ठहराओ जिसके इलाके में हो रहा, जैसे पुलिस कहती है या फिर गृह मंत्रालय कहता है कि अगर तुम्हारे यहाँ वारदात हुई तो एसएचओ की जिम्मेदारी होगी, सस्पेंड कर देते ना, सस्पेंड कर देते हैं। बीएलओज के खिलाफ कुछ ऐसा नहीं होता। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि मैंने इसलिए कहा ना कि हाँ, वोटर लिस्ट में नाम किसने जोड़ा, बीएलओ के थ्रू ही जाता है ना। चुनाव आयोग, कोई चुनाव आयोग सीधा तो जाता नहीं, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दूसरी चीज मैंने एक इससे पिछले शो में भी कहा था कि जैसा राहुल कह रहे थे कि नागरिकता देने का काम जो है वो गृह मंत्रालय का है। गृह मंत्रालय, चुनाव आयोग का काम है चुनाव को कराना या उसकी सूची में देखना। अभी जो लिस्ट निकाली है एसआईआर के लिए, उसमें जो 11 डॉक्यूमेंट मांगने हैं वो सारे किससे बनते हैं आपके आज के तौर पे?
वो तो आपका birth आधार certificate- से आपकी नागरिकता का प्रमाण पत्र जो ओरिजिनल अगर हम मानते हैं, जिसको ऑफिशियली आज डॉक्यूमेंटेशन में है, वो है पासपोर्ट। इस देश में कितने लोगों के पास पासपोर्ट नहीं है? ड्राइविंग लाइसेंस से बनवाएंगे आप राशन कार्ड से बनवा रहे हैं मतदाता सूची में, तो आप कह रहे हैं ये तो है ही नहीं। सवाल वो है, आप करिए, कोई रहता है नहीं रहता है, कोई प्रवासी है किसी दूसरे स्टेट में काम करने गया है, वो सारी चीज़ें हैं, उनके प्रूफ्स। अब मेरा नाम सूची से कट जाए तो मुझे पता ही नहीं है कि मेरा कटा है या जुड़ा है। आपने बिहार, क्योंकि एक पिछड़ा स्टेट है, लोग वहाँ के बाहर जाके तरक्की बहुत की। आज जो वो लोग रहते हैं उनको नहीं पता है कि मतदाता सूची कहाँ है, वो कौन बताएगा कि आपका साहब नाम कट गया है? सवाल है। ऑनलाइन वो देख नहीं ऑनलाइन ऑनलाइन आप जिसकी बात करें, और एक बड़ी अच्छी चीज अभी पीयूष कह रहे थे कि पूरा विपक्ष एकजुट है। एक घटना है पुरानी पार्लियामेंट की, ये नई दिल्ली के अंदर जो एलजी की पावर को कम करने का एक कोर्ट का ऑर्डर आया था, उसके खिलाफ केंद्र सरकार फिर वो दोबारा बिल को लेकर आई, ऑर्डिनेंस लाई और फिर बिल ऑर्डिनेंस लाई। लेकर आई। तो सस्मित पात्रा यानी बीजेडी के जो सांसद, बीजेडी ने उसका समर्थन किया था। तो राघव चड्ढा ने राहत इंदौरी का एक शेर पढ़ा था, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मका थोड़ी है। हाँ आज वो आग बीजेडी में लगी हुई है हाँ जो वन नेशन वन इलेक्शन का सपोर्ट करती थी, सरकार का कई बिलों पे सपोर्ट करती थी, अब वो उनके विरोध में है। और वो ये कहती है कि वन नेशन वन इलेक्शन लागू हो, लेकिन उस पर यूनानिमस सभी पॉलिटिकल पार्टी एकजुट हो। तो नो मन जब आपको परिस्थितियों के हिसाब से जो चीजें होती हैं, आप उसका समर्थन करते हैं, फिर लगता है कि इसका विरोध करना है तो विरोध करते हैं। क्योंकि शंकाएं हैं, उसका निवारण चुनाव आयोग कर सकता है, चुनाव आयोग को करना चाहिए। आप वहाँ के जो सीईओ हैं या जो भी मुख्य चुनाव आयुक्त हैं स्टेट्स के, उनके स्टेटमेंट से आप बताइए कि ये गलत है या सही है। आपने जो एड्रेस पे बताया है वहाँ इतने वोट हैं या नहीं है। आप ये कहें कि हमारे पास आप कंप्लेन करने आइए। अभी आपने जिक्र किया एक नई दिल्ली विधानसभा चुनाव में ये एक सवाल उठा था कि प्रवेश वर्मा के घर पे जो सरकारी आवास है उस पे 35 वोट जुड़ गए। तो 24 का जो चुनाव था दिल्ली में, जो पोल थे, उसके बीच में 6 महीने में 35 वोट कैसे जुड़ सकते हैं एक सरकारी आवास पे? कितने कमरे हैं, कितनी जगह है रहने के लिए कि वहां 35 वोट जुड़ जाए? कंप्लेन नहीं हुई तो चुनाव आयोग को सो मोटो ले लेना चाहिए भाई। अगर आप लेंगे, ये जितने सवाल है ये खत्म कर सकते हैं आप, और फिर आप कह सकते हैं कि आपको माफी मांगनी चाहिए राहुल गांधी को कि आपने जो डेटा दिया है, ये डेटा ये false data है। फॉल्स डेटा है। आप उन पे सवाल खड़ा करेंगे, वो आप पे खड़ा करेंगे, तो ये तो नरेटिव बिल्ड है। समाधान करिए। बिल्कुल सही। निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी तो बनती है, और इसी जिम्मेदारी को आगे बढ़ाते हुए मैं पीयूष के पास जानना चाहूँगा कि पीयूष, जिस तरह से दिल्ली में भी कई ऐसे एड्रेस हैं, हम लोगों ने पिछले विधानसभा चुनाव और नगर निगम चुनाव में भी कवर किया था, जिसमें उत्तर पूर्वी दिल्ली है या ओखला का इलाका है, एक ही एड्रेस पे 80-80 लोग हैं। वहाँ जाने के बाद पता चलता है कि वहाँ तो कुछ 5-7 ही लोग रहते हैं। वो लोग कौन हैं ये लोग, कहाँ से आते हैं ये, तो ये क्या है? देखिए, इसी बात को लेकर यही मुद्दा जो है वो बीजेपी ने उठाया था चुनाव के दौरान कि कई सारे जो वोटर्स हैं वो आम आदमी पार्टी ने ऐड करवा दिए हैं, कईयों के जो आधार कार्ड जो है वो बनवाए जा रहे हैं। और आम आदमी पार्टी ये आरोप लगा रही थी चुनाव के दौरान कि बीजेपी कई सारे वोटर्स का नाम डिलीट करवा रही है। जब इलेक्शन हुआ था दिल्ली में तब ये चीज़ चली थी। इनफैक्ट ये कोई डिलीट भी करा रही है और जहां उसको जरूरत है वहाँ पे ऐड करवा रही है। करा रही है। ये आरोप लगाता हूँ, और ये काफी बड़ा मुद्दा था, राजनीतिक मुद्दा था ये दिल्ली में चुनाव से पहले। तो आप सोचिए कि हमारी एक स्पेशल रिपोर्ट भी हुई थी कुछ दिन पहले, हमारी एक सहयोगी है श्रेया, उन्होंने किया भी था कि कैसे 50-100 रुपए देकर आधार कार्ड बन जा रहे हैं। बांग्लादेश से लोग आ रहे हैं बंगाल के अंदर और उनका बहुत कम रुपए में आधार कार्ड बन जा रहा है। तो हमने आधार UIDAI से हमने बात की थी इस बारे में, एक इंटरव्यू किया था। तो उसमें उन्होंने बताया कि अगर आपका आधार कार्ड बन जा रहा है तो पहली बात कि वो फर्जी है। आज लोगों को ये बता दिया जाए कि अगर
आपके पास आधार कार्ड है तो उसी के ऊपर एक QR कोड भी होता है, हाँ, QR कोड होता है। तो इस पॉडकास्ट के माध्यम से लोगों तक ये जानकारी पहुंचे कि अगर आपको किसी भी आधार कार्ड की ऑथेंटिसिटी के बारे में जानना है तो आप एक आधार ऐप आता है, उस आधार ऐप का इस्तेमाल करके उस QR कोड को स्कैन करिए, और जैसे आप स्कैन करेंगे, आप अगर डेटा एरिया में है, आपके पास नेट है या नहीं है, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, आपके पास वो ऐप होना चाहिए। ऐप से आप स्कैन करिए, आपके पास डिटेल आ जाएगी उस आधार कार्ड की। तो अगर जो आधार कार्ड बन रहे हैं दिल्ली में भी जो बने वो फर्जी तरीके से बन रहे हैं, अगर वो सही है तो आपको उस आधार ऐप से आपको पता चल जाएगा। लेकिन इस पर काफ़ी राजनीति हुई और इसी में ही लोगों के वोटर्स, कईयों के नाम डिलीट कराने की बात की गई। इनफैक्ट एक बीजेपी के नेता से तो हमने ये तक पूछा भी था कि ये सब हो रहा है वाकई में क्या, तो उन्होंने कहा कि BLOs का काम है, हमारे जो वर्कर्स हैं, बीजेपी के वर्कर्स हैं, उनका काम आइडेंटिफाई करना कि कौन एक्चुअल वोटर्स है। कई ऐसे वोटर्स तो हैं जो पार्टी के वर्कर होते हैं BLA होते हैं, बूथ लेवल एजेंट। एजेंट। तो उनका ही काम है कि जाके ये जो अपने वर्कर्स उनको तो ऐड करवाते हैं, लेकिन जो उनको लगता है कि उनके खिलाफ वोट कर सकते हैं, वो कोशिश करते हैं कि वोट ना करें। बिल्कुल, इस तरह की चीजें हुई हैं। बिहार में एक पुरानी कहावत भी है कि चोर के आगे ताला क्या और बेईमान के आगे केवाला क्या। यानी जिन लोगों ने फर्जी काम कराना वो ज्यादा परफेक्शन के साथ कराते हैं, असली से भी ज्यादा असली उनके फर्जी कार्ड होते हैं। तो इसमें ये सारी चीजें हैं, चुनाव आयोग की जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ती है। और SIR को लेकर जैसा कि पीयूष ने भी बताया कि बिहार सहित दिल्ली में भी और हर जगह इस तरह के जो राहुल गांधी ने सवाल उठाए हैं वो हर जगह हैं। निर्वाचन आयोग को इसमें आगे आना चाहिए और आगे आके देखना चाहिए कि जिम्मेदारी किसकी बनती है और जिम्मेदारी पर जिम्मेदार लोगों पर क्या कदम उठाए जा सकते हैं। हालांकि चुनाव आयोग का कहना है कि उनको आयोग ने इस SIR के दौरान ही BLOs के और बाकी सारे लोगों के जो मानदेय है उसको 2 गुना और 2 गुना से ज्यादा भी कर दिया है। जब पैसा माल ज्यादा दे रहे हैं तो जिम्मेदारियां भी ज्यादा दी जानी चाहिए, ये हम बता रहे हैं। और जिन लोगों के इस पॉडकास्ट के जरिए रिपोर्टर्स ऑफ एयर, यानी आप आज तक रेडियो पर यह कार्यक्रम देख रहे हैं, तो आप लोगों को एक जानकारी भी देना चाहते हैं कि अपने अपने नाम निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर जाएं और अपने नाम, अपने जो एपिक कार्ड है आपका मतदाता पहचान पत्र, वो डायल करें, वो देखें और उससे देखें कि आपका नाम है या नहीं। यानी एकदम एंड टाइम पर देखें और वहां से बैरन वापस आए बिना वोट दिए। इससे बढ़िया है कि समय रहते अपना नाम चेक कर लें, देख लें, तसल्ली कर लें, ताकि आपको भी ये भरोसा हो कि आप मतदाता केंद्र से बैरंग वापस नहीं आएंगे। पिछले एक चीज है संजय जी, हाँ, क्योंकि मतदाता सूची पे SIR पे चर्चा हो रही है, ये सिर्फ देश के राजनेताओं के चुनाव पे नहीं होती है। अभी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का चुनाव है, उसमें ये कहा गया है कि 43 लोग तो है ही नहीं अब इस दुनिया में, उनके नाम मतदाता सूची में है। एक DDCA का चुनाव हुआ, कीर्ति आजाद है, अभी TMC में, तब भारतीय जनता पार्टी में थे, बिल्कुल, उन्होंने DDCA के प्रेसिडेंट जो है अरुण जेटली, उनके खिलाफ कहा कि भाई उनके घर के एड्रेस पे 65 वोट बने हुए हैं DDCA के। तो ये तो SIR तो हर चुनाव जहां होगा वहां इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप लगते ही हैं। कीर्ति आजाद की बात की हिमांशु सर ने, अभी कीर्ति आजाद ने दरअसल एक बात की हमसे, तो उसमें वो ये कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप समस्तीपुर से वोटर बन चुके हैं, वो हो सकता है चुनाव भी लड़े और चुनाव लड़ने के बाद वो हो सकता है कि NDA में सरकार में मंत्री भी बन जाए और इसीलिए जो है PM कुछ नहीं बोल रहे उनके खिलाफ। इस तरह की बातें ये सारी चीजें होती हैं। लोग इस तरीके, कोई अमिताभ बच्चन का कुछ कर लेता था, बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं। आपने बिहार देखा में डोमिसाइल में भी बहुत सारे किस्से आए। ये सारी चीजें होती हैं। ये बहुत छोटे लेवल पर जो BLO हैं या बाकी लोग हैं या कहीं भी आप देखेंगे इस तरीके के करप्शंस होते हैं। लेकिन इसको सही करने का काम जो है वो राजनीतिक दलों का भी है, चुनाव आयोग का भी है और हर उस व्यक्ति का है जो उसमें भाग लेता है। इसमें एक चीज़ ऐड करूँगी संजय जी, किस्सा 2 वोटर ID का जो बहुत बड़ा बना। राहुल गांधी की हमने बात करी, उससे पहले तेजस्वी यादव ने एक PC करी। तेजस्वी यादव की PC भी चुनाव आयोग ने देखी शुरू से लेके अंत तक। PC की उन्होंने एपिक नंबर का कार्ड डाला, तो उन्होंने बोला देखिए तो दिख ही नहीं रहा, तो दिख ही नहीं रहा। तो चुनाव आयोग में हड़बड़ी हो गई कि भाई ये तो PC की है, दिख नहीं रहा, क्या हुआ। अच्छा, उसके बाद तेजस्वी यादव ने एक बड़ा डायलॉग मारा कि मेरा ही कट गया है, मेरा ही कट गया है, तो हम चुनाव कैसे लड़ेंगे। न्यूज़ रूम वगैरह में हर तरफ अफरा तफरी हो गई। बीजेपी ने भी
इसका कॉग्निसेंस लिया कि ये तो मतलब बड़ी बात है। चुनाव आयोग ने जो एपिक नंबर उनके पास है, जिससे कि तेजस्वी यादव ने 2015 में और 2020 में वोट डाला है, हाँ, जब वो एपिक नंबर डाला तो चुनाव फोटो के भी लड़ा साथ होगा उसमें। उसी पे चुनाव हाँ। लड़ा, तो उसमें उनकी फोटो के साथ आ गया। ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल में उनकी फोटो है और दूसरा एपिक नंबर है। अब चुनाव आयोग में 2 जो प्रेजेंटेशन हुई, उसमें एक एपिक कार्ड वो है जो उन्होंने दिखाया, दूसरा एपिक कार्ड वो है जो चुनाव आयोग के पास है। नंबर्स मैच किए गए तो उसमें दूसरा एपिक कार्ड का नंबर जो है तेजस्वी वाला वो गलत पाया गया। तो अब चुनाव आयोग यही कह रहा है कि भाई आपने पीसी करी, आपने गलत एपिक नंबर दिखाया, तो क्या आपने 2 वोटर आईडी कार्ड बना रखे थे? तो कई बार विपक्ष जो है वो इस चीज में भी फंस जाता है कि आप करना तो चाह रहे हैं, तो क्या तेजस्वी यादव 15 में 20 में 2 जगह वोट दे रहे थे? फंस रहा है तभी विपक्ष नहीं में नहीं, ना। मैं वही कह रहा हूँ, वही जो इतनी तेजी उन्होंने तेजस्वी पे दिखाई, वही राहुल पे दिखा दे। क्यों कह रहे हैं कि शपथ पत्र दीजिए? ये तो शपथ पत्र की बात ही नहीं है ना, सोमोटो लिया ना उन्होंने, तो ये सोमोटो ले लो ना। राहुल गांधी कह रहे हैं मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन हूँ, जो मैं कह रहा हूँ वो मैं ओथ के अंडर ही बोल रहा हूँ। मैं एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हूँ, अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ, पब्लिक प्लेटफॉर्म से बोल रहा हूँ, कागजों के आधार पे कुछ बोल रहा हूँ, तो वो इट इज एज गुड एज माई ओथ। तो आप मेरे से ये साइंड एफिडेविट मांग रहे हैं। और मैंने आपको कहा, एक कांग्रेस के नेता से मेरी बात हुई जब इलेक्शन कमीशन की का पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करा राहुल गांधी ने, तो मैंने कहा कि वो देंगे राहुल गांधी एफिडेविट इलेक्शन कमीशन को। तो उन्होंने मुझे को कहा कि इलेक्शन कमीशन सर्टिफाई करके देगा हमें ये सारी की सारी कॉपीज जो हमने डेटा निकाला है, क्या उसको सर्टिफाई करके देगा, फिर हम कोर्ट चले जाएंगे। देख, आप जो बोल रहे थे वही है। पहले बिल्ली के गले में घंटी बांधने का कौन? इलेक्शन कमीशन बांधेगा या राहुल गांधी बिल्ली भागना चाहे। भाई बिल्ली ना भाग जाए। हाँ, नहीं, राहुल गांधी तो कह रहे हैं ना कि ये डेटा उन्होंने चुनाव आयोग से बिल्कुल चुनाव आयोग का डेटा है। तो उसको रेटिफिकेशन की क्या जरूरत है? हाँ हाँ बिल्कुल, वो तो कह रहे हैं वो कि चले जाए कोर्ट, उनको तो कोर्ट जाने से किसी ने नहीं रोका। नहीं, खैर वो तो एसआईआर के मुद्दे पर कांग्रेस गई ही हुई है। कांग्रेस बिहार पार्टी के है। SIR नहीं, जो राहुल गांधी डेटा ले आए उस डेटा को ले जाके कहें कि चुनाव इस पे नहीं कर रहा है, हम कोर्ट आ गए। हिमांशु सर, एक कमेटी बनाई हुई है कांग्रेस पार्टी ने, उसका नाम है ईगल। उस कमेटी में 9 लोग हैं, उसमें गुरदीप सिंह सप्पल हैं, नितिन राउत हैं और भी काफ़ी सारे नेता हैं। वो जो लोग हैं उनका काम ही ये है कि वो डेटा निकाल कर राहुल गांधी को देते हैं। तो मैं आपको ये तो बता सकता हूँ कि महादेवपुरा के बाद जो बात है वो निकल कर अब पता नहीं शायद महाराष्ट्र चली जाए या कहीं किसी और राज्य में चली जाए, तो ये तो अभी रायता फैलेगा। यानी रायता फैलेगा और बात निकली है तो दूर तलक जाएगी, और ये कितने किनारों को तहस नहस करेगी, यानी कितने धराली बनेंगे, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन इससे पहले कि हम अगले एपिसोड में मिलें, पिछले एपिसोड की बात करते हैं, जिसमें हमारे कई दर्शकों ने अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं दी हैं। एक प्रतिक्रिया ये भी है कि MST 16400 उन्होंने लिखा है कि वाह 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 मौसमी, ऐश, हिमांशु जी, आपका जो फोकस है ये बहुत शानदार है और इंडिया का नंबर 1 शो है। आप लोगों का शुक्रिया। आप हमारी कमियां भी और हमारे इसमें आप क्या क्या देखना चाहते हैं ये सारी चीज़ें अपनी प्रतिक्रिया में बता सकते हैं। और ऐश्वर्या के लिए एक और प्रतिक्रिया आई है जिसमें मैं बताऊं कि एक बहुत बड़े वायलिनिस्ट हुए VG जोग साहब। वो जब भी स्टेज पर जाते थे बहुत शानदार बढ़िया कपड़े पहन कर जाते थे। उनसे हमारे जैसे एक पत्रकार ने पूछा कि आप इतने शानदार कपड़े गहने पहन के जाते हैं। उन्होंने कहा जिसको मेरा संगीत समझ में आए उसको कपड़ों पे ध्यान नहीं रहेगा, लेकिन जिसको संगीत समझ में नहीं आए वो मेरे कपड़े देख के खुश हो जाए। तो अब एक और रोशन है, उन्होंने DSJ, उन्होंने जो अपनी प्रतिक्रिया भेजी है, उन्होंने साफ कह दिया कि चर्चा कैसी रही है तो पता नहीं, पर ऐश्वर्या जी की काली साड़ी देखकर एक भोजपुरी गाना जरूर याद आ गया कि सड़िया करिया ले ले हो बलमुआ नजरिया ना लागे। आपको किसी की नजर नहीं लगने वाली, चिंता मत किया कीजिए सर। एक और प्रतिक्रिया है नवनीत बेरिया, इन्होंने लिखा है कि सच में बहुत सुंदर कार्यक्रम है, संसदीय प्रणाली को समझने का इससे बेहतर प्रोग्राम नहीं है कोई। एक बात और कहना चाहूँगा कि जो आप लोग पत्रकारों पर पक्षपात का आरोप लगाते हैं, शायद वो पत्रकार बीट को नहीं समझते। मैं मौसमी जी और हिमांशु जी को क्लास 10th से देख रहा हूँ, 10 साल हो गए इस सफ़र को, तो आप लोगों को बहुत सारी बधाइयाँ। शैलेंद्र जी ने लिखा है कि ऐश्वर्या मौसमी के नाम याद हो गए हैं, लेकिन 3 लोगों के नाम याद नहीं हुए हैं, उनके नाम भी ज़्यादा लिया कीजिए,
धीरे धीरे वो भी याद हो ओ, जाएंगी। पद्मपति जी ने लिखा है कि समोसे की चर्चा में आप सभी भूल गए कि तिवारी स्वीट्स को दिल्ली के चांदनी चौक के अलावा कनॉट प्लेस और लाजपत नगर में भी इनकी शाखाएं हैं। आप जब भी कोलकाता जाएं तब कलाकार स्ट्रीट में जरूर तिवारी स्वीट्स में देसी घी के समोसे का स्वाद लें। आपके मुंह से निकलेगा वाह। और आपके मुंह से अब इस कार्यक्रम के लिए, इस एपिसोड के लिए क्या निकलेगा, ये आप रिपोर्टर अफेयर्स पर आप जरूर अपनी प्रतिक्रियाएं दें, ताकि हमें अपनी कमियों का एहसास हो। आप हमारे दर्पण हैं, हमारे आईना हैं। आप हमें बताएंगे हमारे कहाँ दाग धब्बे हैं और कहाँ हम ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्ते। Reporters of